वीडियो में जो वीवर की थ्योरी थी उसमें हम क्रिटिसिज्म उनके पढ़ते हैं। तो वीवर ने अपने इस मॉडल में प्रयुक्त संयुक्त राज्य यूएसए अमेरिका के मध्य पश्चिमी क्षेत्र का क्रॉप कंबाइनेशन का निर्धारण हेतु वहां उगाई जाने वाली फसलों की संख्या सीमित होती है, पहली चीज वहां पे उन्होंने लागू किया था। और क्षेत्रीय इकाई मतलब खेत का आकार, साइज ऑफ खेत का लगभग समान पाई जाती है। इसके विपरीत जो विश्व के अन्य भाग, विशेष रूप से जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, वहां पे गहन कृषि की जाती है, जैसे भारत वाला। तो यहाँ पे फसलों की संख्या अधिक होती है, प्राय 20 से भी अधिक पाई जाती है और क्षेत्रीय इकाई में असमानता पाई जाती है। वीवर की विधि सभी फसलों के लिए समान महत्व प्रदान किया गया था, जो कि व्यवहारिक नहीं है। वीवर की विधि द्वारा 10 पैसे से कम क्षेत्र यानी फसलों की महत्व नहीं दिया जाता, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वहां पे भारत में 5% भी कम बोई जाती है। तो अगर हम इनकी आलोचना को देखें वीवर की थ्योरी में, तो वीवर का अध्ययन केवल यूएसए पे आधारित था। और यूएसए में क्या होता है, खेत का आकार, जो साइज होता है लैंड का, वो बड़ा होता है, जैसे प्रेरी वाला रीजन हो। साथ ही कई फसलें जलवायु सीमा के कारण नहीं उगाई जाती हैं और यह विधि गहन कृषि प्रदेशों के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे भारत में ले लीजिए, वीवर पद्धति भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। इसने 10% के कम क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसलों को महत्व नहीं दिया था। इसने सभी फसलों को समान महत्व दिया था, सभी फसल समान महत्व दिया था, जो कि व्यवहारिक नहीं माना जाता है। ठीक है, इसने अच्छा क्रॉप कंबाइनेशन निर्धारण में केवल फसल उत्पादन मतलब क्रॉप को ही महत्व दिया था, उसके स्थान पर लाइफ स्टॉक पशुपालन को नहीं दिया था कृषि में स्थान। क्रिटिक्स को देखिए, इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन ऑल क्रॉप, सभी क्रॉप को इक्वल इंपॉर्टेंस, जो कि व्यवहारिक नहीं, बिहेवियरल नहीं पाया जाता। और ये मेथड जो है डू नॉट अप्लाई इंडिया, क्योंकि वहां पे सघन कृषि होती है और यूएसए में जो थे वो सघन बड़ा आकार था। वीवर का जो क्रॉप कंबाइनेशन वो लाइफ स्टॉक पे स्थान पे नहीं था, इसलिए स्टॉक ने वीवर के मेथड को मॉडिफाई किया और इसे क्रॉप और लाइफ स्टॉक दोनों में लागू किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम किकुजोई दोई मेथड पढ़ते हैं, जो कि 1959 में आई थी। किकुजोई जो थे वो जापान के थे और इन्होंने अपनी मेथड जो है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर पर दी थी, औद्योगिक संरचना ज्ञात करने के लिए दिया था। और इनका जो मेथड है वो मॉडिफाइड बाय द वीवर मेथड। वीवर का जो मेथड था लीस्ट डिवीजन मेथड, उसी को मॉडिफाई करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने सिग्मा डी स्क्वायर दिया था, अपन एन नहीं किया था। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सिग्मा डी स्क्वायर क्या था, द सम ऑफ द क्लासेस ऑफ द डिवीजन ऑफ द थ्योरेटिकल परसेंटेज जो एरिया था और एंड एक्चुअल परसेंटेज ऑफ कल्टीवेट एरिया, वही था ना सिग्मा डिवीजन, उसके अंतर को। तो थ्योरेटिकल एरिया, हाइपोथेटिकल और फिर एक्चुअल परसेंटेज को जो घटा देते थे, ये आपका थ्योरेटिकल हो गया 100%, 100 फिर आपका मतलब कि एक्चुअल में हो गया आपका 37%, तो 100 माइनस 37 करके जो निकलता था वही आपकी वैल्यू डिवीजन बताती थी। तो वीवर की तुलना में इसलिए अपान एन नहीं था, मतलब जितने क्रॉप है उसका नहीं था क्रॉप कंबाइनेशन में। तो वीवर की तुलना में दोई का मेथड इसलिए आसान इजी माना जाता है और दोई का मेथड जो है अप्लाई इन इंडिया पे अप्लाई होता है। दोई का जो टेक्निक था वो वन शीट टेबल पे आता था, मतलब कि जो वन शीट टेबल थी, जो ऑप्टिकल वैल्यू नहीं, एक्चुअल परसेंटेज एरिया नहीं, तो 37-20 इन्होंने एक शीट टेबल बताया था जिसमें रैंक से डिवाइड किया। आप इसे समझिए, क्रॉप कंबाइनेशन की पहचान के लिए कौन सी एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन टेक्निक वन शीट टेबल का उपयोग किया था, तो दोई ने किया था। इसमें क्या था, क्रॉप कंबाइनेशन का वास्तव में वन शीट टेबल का स्थापित किया था, जिसमें हाई रैंक पर कौन कौन से रैंक पाए जा रहे हैं, हाई रैंक पे कौन कौन से एलिमेंट पाए जाएंगे, उसके प्रतिशत के विरुद्ध सेकंड रैंक पे। तो जो एक्चुअल परसेंटेज नहीं होता, ये गेहूं वाला, ये एक्चुअल परसेंट, इसका ही एक तरह से रूपांतर था। तो उन्होंने वन शीट टेबल दिया था क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रफीउल्लाह का 1956 में आया था मैक्सिमम डिवीजन पॉजिटिव डिवीजन, जो ध्यान दीजिएगा जेसी वीवर का 1954 में आया था। ठीक है, 1954 में जेसी वीवर का आया था, फिर दोवी का ना आकर रफीउल्लाह का आया था 1956 में। अगर पूछे मतलब सीक्वेंस बनाने तो रफीउल्लाह आए थे, जेसी वीवर के बाद रफीउल्लाह का आया था, फिर आपका दोई का आया था, क्योंकि रफीउल्लाह 1956 में आए थे, फिर दोई का आया था 1959 में। तो रफीउल्लाह का मैक्सिमम पॉजिटिव डिवीजन मेथड है, ये भी वीवर का मेथड का ही कहते हैं कि लिस्ट डिवीजन था वीवर का, तो इन्होंने मैक्सिमम पॉजिटिव डिवीजन दिया। कारण ये था कि इन्होंने एक पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन के बीच में अंतर करके अपानयन किया। इनकी जो बुक थी, मतलब कि रिसर्च पेपर था 1956 में आया था, न्यू अप्रोच ऑफ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। तो रफीउल्लाह का जो मतलब मॉडल है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे है, नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण पे है। इन्होंने डीपी पॉजिटिव डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन वैल्यू, ये डीपी है, और डीएन जो है नेगेटिव डिफरेंस फ्रॉम द मीडियन वैल्यू, और एन जो है नंबर ऑफ द फंक्शन। कहने का अर्थ हुआ कि जो डेविएशन होता है वो ऐसे समझिएगा, विचलन जो होता है इस तरफ नेगेटिव जाता है, इस तरफ पॉजिटिव जाता है। जब ये विचलन होता है इस तरफ नेगेटिव जाता है, इस तरफ पॉजिटिव जाता है। तो इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को माइनस करके अपन एन जो नंबर ऑफ क्रॉप है उसका स्क्वायर किया। ठीक, ये इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। इंडिया में ये इनकी रूल बहुत ज्यादा अच्छा लागू होती है। इंडिया मोर एप्रोप्रिएट, भारत में अधिक उपयुक्त से ये अप्लाई होती है, लागू होती है, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, मोर एप्रोप्रिएट है। रफीउल्लाह का मेथड क्यों मोर एप्रोप्रिएट है, कारण ये है कि ये मोर एक्यूरेटेड और ऑब्जेक्टिव इन साइंटिफिक। रफीउल्लाह का जो मेथड है वो स्टैटिकली मतलब कि सांख्यिकीय रूप से, तकनीकी रूप से अधिक सटीक, उद्देश्यपूर्ण और वैज्ञानिक मानी जाती है। इसीलिए इसका यूज जो है अभी भी बहुत ही अच्छे तरह के किया जाता है। इनका यूज जो है माजिद हुसैन, जो कि इंडियन ज्योग्राफी लिखे हैं, 1995 में यूपी में इन्होंने क्रॉप कंबाइनेशन में अपना किया था।